हाय गाइस, मैं हूं शुभांशु मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहला ही टॉपिक है और आप जानते हो हर सब्जेक्ट का पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्ट 1 है। इस तरह से हम 3 पार्ट लेके आएंगे पूरे वीडियो लेक्चर की। तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, फिर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आगे एक एक दिन के गैप पे आते रहेगा। बात कर ले मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट सिंपली किसी चीज को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। तो इसकी एक लोक प्रचलित डेफिनेशन है जो लोग जानते हैं, वो क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। चीजों को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। लेकिन अगर इसकी बात ना करके हम बात करें कि प्रैक्टिकली क्या होता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कोई ऐसा काम है जिसमें हम चीजों को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ को, अपने स्टडीज को, या इस तरह से कई सारी चीज़ों को हम डे टू डे लाइफ में मैनेज करते रहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई को लेकर के। हमारा एग्जाम लेट से आ गया है और एग्जाम 1 महीने बाद होना है, तो कितना पढ़ लें, कब पढ़ लें और क्या क्या कवर अप कर लें, सो दैट कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है। तो मैनेजमेंट, इससे एक चीज समझ में आया कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज है जो किसी गोल को अचीव करने पे लगाई जाती है। ठीक है। ये गोल क्या है, ग्रुप का गोल है। तो चलो इसके एस्पेक्ट और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल। कौन सा गोल, जो किसी ग्रुप का होगा, वो गोल अचीव करने का एक प्रोसेस है बाय एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल एफर्ट लगाते हैं इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब देखो इस डेफिनेशन से 3 की पॉइंट निकल के आए हैं, 3 इवन क्या कह सकते हो, 4। पहला है प्रोसेस, सेकंड है गोल, थर्ड है इफेक्टिव एंड फोर्थ है एफिशिएंट। ठीक है। एक एक की बात करते हैं लाइन बाय लाइन। पहला क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सीक्वेंस ऑफ चीजें इन्वॉल्व हो। अकेली चीज कभी भी प्रोसेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, आपके एडमिशन से लेकर के आपकी पढ़ाई तक की प्रोसेस। आप जानते हो पहले किसी भी स्कूल में आपके एडमिशन से पहले आपका होता है टेस्ट। ठीक है। टेस्ट के बाद आपको मिल जाता है वहां पे एडमिशन। एडमिशन के बाद आप करते हो क्लासेस। क्लासेस करने के बाद आपको देना पड़ता है एग्जाम, और एग्जाम के बाद फाइनली आपका आ जाता है रिजल्ट। ठीक है। अब ये सीक्वेंस तोड़ के क्या काम हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। ये सीक्वेंस ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पहले बेटा एग्जाम दे लो, या पहले रिजल्ट आ जाएगा, फिर टेस्ट ले लिया जाएगा, फिर एडमिशन होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इसी तरह का कुछ प्रोसेस है जिसमें चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इन्वॉल्व होती हैं। अब किस चीज के लिए, अचीव करने के लिए ग्रुप का गोल। कौन अचीव करेगा ये गोल, तो गोल की बात करूं, गोल मतलब होता है एक सेट टारगेट। ठीक है। जो हमने सोचा था उसी को करने के लिए एफर्ट लगाना ही कहलाता है गोल को अचीव करना। ठीक है। कौन अचीव करता है, इंडिविजुअल्स करते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो इफेक्टिव मैनर में और इफिशिएंट मैनर में। इन दोनों शब्दों का अपना अलग मीनिंग है। बात कर लूं इनकी इंपॉर्टेंस की, तो हाँ, आपके इस चैप्टर से अगर कोई कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट बनता है तो यही कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव और एफिशिएंट का डिफरेंस भी आ सकता है 2 नंबर में, कई बार आया है। और बात कर लो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन की, तो 2013 वाले एग्जाम में 4 नंबर के लिए 3 सेट बने थे, आपके तीनों सेट में अवेलेबल था। ठीक है। ये क्वेश्चन था इफेक्टिव और एफिशिएंट का केस स्टडीज करके। तो देख लेते हैं क्या कीवर्ड्स होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं वहां, और जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। पहला है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, अचीविंग द गोल्स ऑन द टाइम। मैटर नहीं करता कि कॉस्ट कितनी आएगी, हम मतलब कॉस्ट की ओर ध्यान ना दे करके टाइम की ओर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई, हमें अगर 1 साल में ये पर्टिकुलर प्रोसेस खत्म करनी है तो मीन्स खत्म करनी है। अब कॉस्ट कितनी आ रही है उस पर हम ध्यान नहीं रखेंगे। बात कर लें इफेक्टिवनेस की, तो सॉरी एफिशिएंट की। एफिशिएंट क्या है, एफिशिएंट का मतलब होता है काम को करेंगे खत्म, लेकिन टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे किस पे, कास्ट पे, सो दैट कि मिनिमम कास्ट इनकर हो, ताकि हमारा बेनिफिट जो है वो हाई हो जाए। ठीक है। अब यहां से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहां से चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये कितने तरह का होता है, तो सिंपल सी बात करूं, कोई भी चीज होता है उसके 2 तरीके होते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं बुजुर्ग टाइप के लोग। ठीक है। वो लोग कुछ पुराने ख्याल के होंगे तो वो पुरानी बातें बताएंगे।
लेकिन साथ ही साथ समाज में कुछ नए ख्याल के लोग होते हैं जिनको कहते हैं मॉडर्न विचार वाले या न्यू आइडियाज वाले। तो ये लोग अपना आइडिया खुद ही देते हैं, तो इनका आइडिया कुछ और होगा और पुराने वालों का आइडिया कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जियो के आने की वजह से बेटा हमारी लाइफ में सुधार आया है कि बिगाड़ आया है, तो आप सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ का ओपिनियन होगा कि सर इससे जिंदगी डिस्टर्ब हुई है, लोग गलत चीजें देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल फोन पे लगे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही एटसेट्रा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर इससे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल हमें लाइव क्लासेस मिल रही हैं, हम यूट्यूब पे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और खास तौर पे आज के टाइम पे जब कोविड-19 का सिचुएशन इतना खराब हो चला है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अपने घर में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो दो अलग अलग सिचुएशन है। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी दो अलग अलग विचार आए थे। पहला कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मीन्स जो पुराने वाले स्कॉलर्स ने दे रखा था, और कुछ कॉन्सेप्ट था न्यू कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो नए वाले स्कॉलर्स ने दिया था। चलो बात कर लेते हैं पुराने वाले ख्याल के। एक स्कॉलर हैं फोलेट। फोलेट जी ने बताया है अपनी डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट के बारे में ये क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट कौन सी आर्ट है? दूसरों से काम कराने वाली आर्ट है, खुद से करने वाली आर्ट नहीं है। ठीक है, फोलेट की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। हाँ, यहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है, किस चीज पे फोकस करती है, वगैरह वगैरह, किस कॉन्सेप्ट से है। तो आप बता सकते हो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से है। कौन बोला है? फोलेट जी ने बोला है। ऐसे ही एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बड़ी फेमस डेफिनेशन है, उसको दिया किसने है? कुंटज एंड विद्रिच ने। ठीक है, ये इस डेफिनेशन में क्या बताते हैं? कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट? एक प्रोसेस है आप डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजाइन होता है और मेंटेन किया जाता है किसको? वही डिजाइन को। किस चीज में? एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, इन विच, जिस इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल्स वर्क करेंगे टुगेदर इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में काम करेंगे एफिशिएंटली अकम्प्लिश करने के लिए सेलेक्टेड गोल्स। अब इस डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। किस चीज को मेंटेन करते हैं, डिजाइन करते हैं? सिंपल सी बात, एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश द ग्रुप गोल इन एन एफिशिएंट मैनर। कैसे भी अपने शब्दों में थोड़ा सा अल्टर करके आप कर सकते हो, इतना बड़ा डील नहीं होगा इस प्रॉब्लम को लेकर के। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि आप लिख सको, सो दैट कि आपके मार्क्स थोड़े से और अच्छे आए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ओवर होने के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जानते हो सबके बारे में एक विचार होता है, सबकी एक कैरेक्टर होती है, उसी कैरेक्टर को डिस्कस करना क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर लूं तो कुछ पॉइंट है, पॉइंट 7 पॉइंट है, ये सारे के सारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन से ही निकल के आएंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? ये ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस है। ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप को साथ में लेकर के चलने की एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप के गोल को अचीव किया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कौन सी प्रोसेस है? ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस है, ना कि इंडिविजुअल की प्रोसेस है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। ये कैसा है? परवेसिव है, परसुएसिव नहीं है। ध्यान रखना मीनिंग का, ये परवेसिव है, परसुएसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है बेटा वो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि एक बार लगाया और खत्म। ठीक है, ये हमेशा हमेशा काम में आता है। मीन्स चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी हो और चाहे बहुत बड़ी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगा। इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है? यूनिवर्सल है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और इसको समझते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं, इस चीज के लिए उन्हें कुछ चीजें जुटानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आटा, पानी, मसाले और कुछ उसके लिए बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब देखो आपने देखा कि इन सब चीजों को इकट्ठा करना भी एक काम है। मान लो आप बनाने के लिए सब्जी बैठे और आपके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल गैस नहीं है, बन पाएगा क्या? अब ऐसे मत कह देना हीटर पे बना लेंगे, इंडक्शन पे बना लेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आपके पास कोई भी फ्यूल एनर्जी नहीं है, नहीं बन पाएगा। तो सिंपल सी बात, ये परवेसिव है। अगर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया है तो पिट जाएगा आपका प्रिंसिपल और आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी बात कर ले, ये कैसा है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन समझते हो क्या?
डायमेंशन इसके बहुत ही ज्यादा हैं। मीन्स क्या है, इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं, कई सारा डायमेंशन है। तो इसको करने के लिए 3 डायमेंशन अवेलेबल है, 3 एरिया अवेलेबल है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कैसे ये पीपल को मैनेज करता है? मेरा आंसर या आपका आंसर सिंपली होगा, सर चूंकि बहुत सारे पीपल ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं, इन सारे पीपल को ऐसे मैनेज करना सो दैट कि एक गोल को देखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो कोई कास्ट को कम करना चाहता है, कोई टाइम को कम करना चाहता है। अलग अलग अगर मोटिव आपका हुआ ना, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने गोल को अकम्प्लिश नहीं कर पाएगी, बिकॉज आप सेग्रीगेट हो जाएंगी चीजें और एक साइड पे जाएंगी ही नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पूरा का पूरा डायमेंशन 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये डायमेंशंस कौन कौन हैं? ये तीनों डायमेंशन की बात करूं तो पहला डायमेंशन जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को मैनेज करना होता है, क्योंकि बिजनेस लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, चाहे वो मैनेजर हो और चाहे वो वर्कर हो। बात कर ले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम। आखिर ये जो लोग बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनको कोई काम करना है पर्टिकुलरली। तो वो काम कैसे किया जाएगा, किन किन रिसोर्सेज से अकम्प्लिश होगा, ये सारा भी मैनेज करना ही ना होगा, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी यहाँ पे होता है। सिमिलरली बात करूं तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? तो आपका आंसर होगा, सर पीपल जो काम करते हैं दोनों को मिला दें तो यही तो ऑपरेशन है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है? तो आप कहोगे सर दवाओं को प्रोड्यूस करती है। मैं कहूंगा कैसे करती है? आप कहोगे सर कुछ रिसोर्सेस होते हैं, रॉ मटेरियल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीनरीज, और कुछ होते हैं मैन पावर जो बनाते हैं उसको, यही तो होते हैं ना। तो इन्हीं की बात कर रहा हूं, जो पीपल होंगे, जो वर्क होगा, इन दोनों को मिला करके इनका ऑपरेशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन को भी क्या करना पड़ेगा? मैनेज। बात कर लेता हूं अगले पॉइंट की, जिसमें बात करती है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन का किया गया काम नहीं है, रोज रोज किया जाना चाहिए, ऐसा है मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमारे एग्जाम्स हैं और आज हमने कर लिया तो ओवर हो गया, अब जिंदगी में कभी भी हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोचो अगर ऐसा होता तो क्या होता? हम हाई स्कूल में पढ़े ही थे, ट्वेल्थ में क्यों पढ़ते यार? सिंपल सी बात, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि रोज रोज करोगे, एक दिन करके नहीं होएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस करता है, कहता है ये ग्रुप की एक्टिविटी है। ऑब्वियसली ग्रुप की एक्टिविटी है, अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट क्या करेगा? हमारे साथ बात करूं तो पढ़ाई का एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आपके पास बुक्स होती हैं, आपके पास फैमिली वाले होते हैं, आपके पास आपका वर्क एनवायरनमेंट होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका स्पोर्ट्स होता है, आपकी स्कूल होती है, कोचिंग ट्यूशन एटसेट्रा। मतलब बात करूं तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप सबको कलेक्टिवली एफर्ट लगाते हो सो दैट कि आपका गोल अचीव हो सके। मतलब क्या है? ये ग्रुप की एक्टिविटी है, ना कि अकेली एक्टिविटी है। फिर बात कर लेते हैं डायनेमिक फंक्शन। फंक्शन डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक डायनेमिक का मतलब ही होता है कि चेंज जो आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करना। हम सभी को पता है कि आज के टाइम पे या फ्यूचर से, या पास्ट टाइम या फ्यूचर, जो भी लोगे, हमेशा चेंजेस आते हैं। कभी 3G था, आज 4G हुआ है। आप जानते हो साल 2 साल के भीतर 5G हो जाएगा, फिर 6G, फिर 7G, चलता ही रहेगा। मतलब ये कांस्टेंट होने वाला नहीं है। तो बिजनेस को कैसा होना चाहिए? इस डायनेमिक इन्वायरमेंट को एक्सेप्टेबल करना चाहिए कि जो चेंजेस आ रहे हैं, हाँ भाई हमने इंश्योर किया है और बदल लिया है। आप पूछोगे सर नहीं बदले तो क्या होगा? मैं कहूंगा सिंपल सी बात यार, अगर नहीं बदला खुद को हमने, तो लोगों ने हमें बदल देना है। एग्जाम्पल कौन है? BSNL। हाँ है, और क्या? चलो इससे भी बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, नोकिया। जानते हो नोकिया एक टाइम पे ऐसा था जो सेलफोन की सेलिंग में आई गेस वो मोर देन 50% शेयर होल्ड करता था। आज के टाइम पे आप बता दो कौन सा व्यक्ति है जो नोकिया का फोन लिया है? शायद जो नोकिया का फोन यूज कर रहा है स्मार्टफोन, कई लोग इसको मजाक का सिंबल भी मानते हैं अगर ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तो। मीन्स क्या पता चला आपको कि डायनेमिक इन्वायरमेंट को इन्होंने चेंज नहीं किया, इसी वजह से लोगों ने इनको चेंज करके अदर कंपनियों पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, बात करें इनटेंजिबल फोर्स क्यों है मैनेजमेंट?
मैनेजमेंट कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स है। आप जानते हो दो फोर्स होते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जो दिखता हो और टच भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे ना तो देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, बल्कि क्या कर सके, महसूस कर सके, फील कर सके कि हाँ भाई एक ऐसा कुछ होता भी है। तो अभी हमने बताया कि ये कैसा फोर्स है, इनटेंजिबल फोर्स है। मतलब इसमें शरीर का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है जितना कि दिमाग का है। जिसको हम नहीं देख सकते वो इन्वॉल्व ज्यादा है, जिसको देख सकते हैं वो इन्वॉल्व थोड़ा सा कम है, ठीक है। अभी हम अपना लास्ट कॉन्सेप्ट इस वाले लेक्चर का कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। क्या है वो? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आप जानते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तीन भागों में बटा हो सकता है। वो कौन कौन सी तीन पार्ट हैं? पार्ट नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, जिसमें पैसा कमाने पे फोकस किया जाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें समाज के लोगों का फायदा देखा जाएगा। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब मेरा एज अ पर्सन, एज ए एम्प्लॉय क्या ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को और किन किन नामों से जानते हैं समझ के रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपको दूसरे नामों से पूछता है, तो वो वाले भी नाम आपको पता होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्यों? क्योंकि यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का, बाकी सब तो सेकेंडरी है। मेरे पास पैसे ही नहीं है यार खाने को, मैं कैसे समाज के बारे में सोचूंगा? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम कहां से निकल के, यहीं से निकल के क्या आया? मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, मतलब पैसे के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। ये तीन कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो तीन स्टेजेस से होकर के इसको गुजरना पड़ता है। स्टेज नंबर 1 सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो आप बताओ पहले दिन रिलायंस बनी होगी तो इतना ज्यादा टर्नओवर रहा होगा? मुझे नहीं लगता यार। जियो फर्स्ट डे आई थी तो क्या इतना ही टर्नओवर था, इतने यूजर थे? नहीं थे, इवन एक साल तक नहीं थे। मीन्स क्या है कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनते वक्त हिट नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनेगी तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि यार एटलीस्ट मेरा कॉस्ट कवर अप हो जाए, जितना खर्च कर रहे हैं उतना निकल के आ जाए तो हम खुश हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। सर्वाइवल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैसा है? नो प्रॉफिट नो लॉस का। मतलब यहाँ पे चाहे फायदा हो और चाहे ना हो, उस पर फोकस नहीं करेंगे, केवल कास्ट कवर अप हो जाए। अच्छा हाँ, एक चीज बताना मैं भूल रहा था, वो बता देता हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कई पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है? एमसीक्यू। क्यों एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें इतने सारे पॉइंट है। अगर मान लो कह दिया कि सर्वाइवल किसके अंदर आता है ऑब्जेक्टिव्स में, और दे दिया नीचे मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, मार पाओगे क्या? अगर जिसने थरली नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको नाम ही नहीं पता है। उसने सब कुछ पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में, वो नन ऑफ एबव मार के आएगा, लेकिन वो गलत होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी आ सकता है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता ही आता है। एमसीक्यू के लिए तो था ही साथ केस स्टडी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था सर्वाइवल। सेकंड पार्ट की बात करूं, क्या है? प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी आप बता दो मुझे क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? आप कहोगे सर, जब हम कोई काम करते हैं उसकी कास्ट जोड़ते हैं और कास्ट को माइनस करते हैं रेवेन्यू से, दैट इज द प्रॉफिट। वो डिफरेंशियल अमाउंट जो है वही प्रॉफिट है। मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में 10,000 रुपए का खर्च आया, और ऑर्गेनाइजेशन ने जो जनरेट किया ड्यूरिंग द ईयर वो था 12,000, तो 2,000 क्या है? 2,000 इज द प्रॉफिट, ठीक है। तो रेवेन्यू इज मोर देन कास्ट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज। इस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है कि भैया हमारी रेवेन्यू पहले इतनी आ जाए कि कास्ट को कवर अप कर ले। बात कर लें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ लॉन्ग टर्म में हमेशा आता है, ये तो आपको पता है। कभी भी फर्स्ट डे पे ग्रोथ पे नहीं पहुंचोगे। धीरे धीरे यूजर्स आपके बढ़ेंगे, धीरे धीरे टर्नओवर आपका बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। मतलब चीजें जब बहुत बड़े स्केल पे होती, दैट इज द ग्रोथ। तो इस टाइम पे ग्रोथ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो वो किन किन पॉइंट्स पे होगा? नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे, कैपिटल के इंक्रीमेंट के बेसिस पे, या ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ने पे, टर्नओवर का अमाउंट बढ़ने पे, वगैरह वगैरह, ठीक है।
सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर लूं तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन का समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करता है। फॉर एग्जांपल क्या करता है, क्वालिटी या प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को, और क्या करता है, फेयर प्राइसेस लेता है, अनुचित दाम नहीं लेता कि चलो भाई क्वालिटी अच्छी है लेकिन कहीं प्राइसेस पे कंप्रोमाइज ना हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस समाज में हम चल रहे हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर्याप्त जनरेट करें। और क्या है, सोशल वर्क भी कुछ करना होता है। फॉर एग्जांपल फ्री फूड, फ्री स्कूलिंग एंड अदर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह। ठीक है, इसी के साथ साथ एक आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों का, वो क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसमें किस किस चीज पे फोकस किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा होता है इसमें हमें खुद का एक मोटिव होता है। वो मोटिव क्या होता है, वो मोटिव होता है पहला तो सैलरी। हमें अगर सैलरी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और सैलरी बस से खुशी नहीं मिलती, मिलना क्या चाहिए, और भी परक्विजिट, पर्क्स। ये परक्विजिट होता क्या है ये भी बता देता हूँ। अदर देन सैलरी जो एम्प्लॉइज को मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से काम के बदले, तो अदर देन सैलरी मिलता क्या है ये भी जान लो। हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है, बच्चों को स्कूलिंग फैसिलिटी मिल सकती है, या फिर इन्हें रहने के लिए घर, हॉस्टल वगैरह वगैरह जैसी कुछ फैसिलिटी मिल जाएंगी, या फ्री फूड वाली फैसिलिटी। तो ये सारी फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को चाहिए होगा। हाँ, साथ ही साथ इसको कुछ प्रमोशन भी चाहिए होगा, सो दैट कि समाज में बता सके कि भैया जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं असिस्टेंट था, आज के टाइम पे मैं एचओडी हूँ, अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मतलब एक समाज में इज्जत भी बन सके। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी चीज जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में गर्मी के वक्त पे हीटर चला दिया जाए और ठंडी के वक्त पे एसी, तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी अपने कामों को करने पे। ठीक है, तो हर व्यक्ति का पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होता है, सोशल सेटिस्फेक्शन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी सेटिस्फेक्शन होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। और हाँ, ध्यान रखो, अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। और कोई भी क्वेरी या डाउट आता है तो हमारे मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, वहां से देख करके आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।